नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचार। उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। मॉनसून के आगमन में देरी के चलते बृहस्पतिवार को भी उत्तर भारत में गर्म हवाओं का दौर जारी रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वह वहां अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध पक्षों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मणिपुर के उखरूल में शुक्रवार सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर उसका तीव्रता 4.5 का मापा गया। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जिका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को बताया कि राज्य में जिका वायरस के मामले सामने आए हैं। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। मॉनसून के आगमन में देरी के चलते बृहस्पतिवार को भी उत्तर भारत में गर्म हवाओं का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 10 जुलाई तक बारिश संबंधी हवाएं पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेंगी। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से शहरवासियों को राहत नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। दिल्ली में बृहस्पतिवार को इस महीने चौथे दिन लू चली। मौसम विभाग ने शुक्रवार को शहर में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं पंजाब और हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। दोनों राज्यों में कई स्थानों पर बृहस्पतिवार को 12 सामान्य से कहीं डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। इसके अलावा अंबाला, हिसार और करनाल में भी अधिकतम तापमान क्रमशः 40.8 डिग्री, 42.8 डिग्री और 39.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वह वहां अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध पक्षों तथा क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि किसी भारतीय विदेश मंत्री की स्वतंत्र जॉर्जिया की यह पहली यात्रा होगी। मंत्रालय ने यह कि जयशंकर जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेविड जलकलानी के आमंत्रण पर 9 और 10 जुलाई को जॉर्जिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह अपने समकक्ष के साथ बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विविध पक्षों पर बातचीत होगी तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। मणिपुर के उखरूल में शुक्रवार सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने भूकंप उखरूल के ईएसआई के 56 किलोमीटर दूर महसूस की गई। खबर है अल सुबह 5:56 पर भूकंप आया था, जिसका रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 दर्ज की गई है। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। फिलहाल इस प्राकृतिक घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाते हैं। इससे पहले बीती 20 जून को भी उखरूल जिले में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। एनसीएस ने जानकारी दी थी कि यह भूकंप शिरुई से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी हिस्से में आया था। वहीं इससे करीब 1 महीने पहले 23 मई को भी उखरूल जिले में रविवार को सुबह धरती कांपी थी। उस दौरान रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, तीव्रता का एक भूकंप 15 मई को भी आया था।
बीते बुधवार को असम में सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के साथ साथ बांग्लादेश तक महसूस किए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों से सीख लेते हुए सरकार तीसरी लहर के आने का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही कहा गया है कि 15,000 करोड़ रुपए केंद्र और 8,123 रुपए खर्च किए गए थे। वित्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को बताया कि इस पैकेज को अगले 9 महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसके पहले पिछले साल मार्च में 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। मंडाविया ने पैकेज की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जिला स्तर पर ऑक्सीजन व जरूरी दवाइयों की आपूर्ति और स्टोरेज से लेकर पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की संख्या की बढ़ाने की प्रावधान किया गया है। यही नहीं, तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संख्या में प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में बच्चों के विशेष वार्ड के निर्माण के साथ ही हाइब्रिड आईसीयू बेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकेंगे। नए पैकेज में बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रणाली तैयार करने के साथ साथ सभी 336 जिला अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का भी प्रावधान है। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को बताया कि राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी की एक अस्पताल में पिछले महीने एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला को बुखार, सिरदर्द और चकत्ते के साथ भर्ती कराया गया था। जांच के शुरुआती परिणामों में जीका वायरस के हल्के असर के संकेत मिले थे। बाद में 19 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 13 में जीका पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। अब इन सभी नमूनों को एनआईवी पुणे भेजा गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एडीज प्रजाति के मच्छरों के नमूने एकत्र करवाने का काम शुरू कर दिया है। सभी जिलों को इस बारे में सतर्क कर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। जीका वायरस के लक्षण डेंगू के जैसे होते हैं। इसमें बुखार, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते और जोड़ों का दर्द और आंखों का लाल होना शामिल होता है। जीका वायरस के कारण संक्रमित व्यक्ति 7 से 8 दिनों तक प्रभावित रहता है। यह वायरस गर्भवती महिला को ज्यादा प्रभावित करता है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। साथ ही एक और ट्रफ रेखा झारखंड से ओडिशा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इससे दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में मेघ गरज और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई के बाद बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। झारखंड, आंतरिक ओडिशा, रायलसीमा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज्यों से सख्त लॉकडाउन हट चुका है, जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसा में छात्रों की पढ़ाई हो रही है। नुकसान को देखते हुए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूल को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य अभी स्कूल बंद ही रखना चाहते हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्य अगले सप्ताह से स्कूल खोल रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन राज्यों में फिर से स्कूल खोले जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई के कक्षा 1 से 12 तक के सारे स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि छात्रों के आने पर रोक होगी। फिलहाल केवल अध्यापक और स्टाफ ही स्कूल आएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि छात्रों के लिए अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। बिहार में 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल कॉलेज सोमवार से खुल जाएंगे। अभी 50% छात्रों को बुलाया जाएगा। शारीरिक दूरी के लिए गोले बनाए जाएंगे। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो, ऐसी कोशिश रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जिन जोन्स में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है, वहां स्कूल खोल सकते हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अब तक पश्चिम बंगाल में 14,75,208 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी 16,143 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में आज 2,42,110 लोगों को टीका दिया गया। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 955 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 15,09,218 हो गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि पिछले एक दिन में कोविड-19 से 17 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 17,867 पर पहुंच गई। बुलेटिन के अनुसार अब तक राज्य में 14,75,208 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी 16,143 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में आज 2,42,110 लोगों को टीका दिया गया है। एक और देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अधिकतर जिलों में नियंत्रण में है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों और केरल में बढ़ते संक्रमितों के चलते अब राष्ट्रीय स्तर पर भी असर दिखाई देने लगा है। स्थिति यह है कि गुरुवार को 55 दिन बाद देश में कोरोना से ठीक होने वालों से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है। इसके चलते सक्रिय मरीजों की संख्या घटना की जगह 784 बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब देश में 4,60,704 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.50% है। पिछले एक दिन में उपचाराधीन मामलों में 784 बढ़ोतरी हुई। मरीजों से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 57.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में 45,674 मामले सामने आए, जबकि 44,291 मरीजों की डिस्चार्ज किया गया था। कोरोना के दैनिक मामलों को लगातार दूसरे दिन वृद्धि देखने को मिली है। इनके अलावा बीते गुरुवार को देश में 817 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को 43,733 नए मामले सामने आए और 930 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं बीते मंगलवार को 34,067 नए मामले सामने आए, 552 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,07,09,557 पहुंच गए हैं।
भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को जिले की रोजगार सहायिका और उसके शिक्षक पति को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रोजगार सहायिका नीतू भार्गव ने ठेकेदार से यह रिश्वत ग्राम पंचायत दिल्लौद में चल रहे निर्माण कार्य के बिल मंजूर करने के बदले में मांगी थी। नीतू अपने शिक्षक पति विनय के जरिए रिश्वत ले रही थी। इससे पहले भी वह ठेकेदार से बिल भुगतान के लिए रुपए ले चुकी है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि 8 जुलाई को फरियादी वैभव भार्गव ने बिलों के भुगतान के लिए रोजगार सहायिका नीतू भार्गव द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। ठेकेदार ग्राम पंचायत दिल्लौद में मनरेगा योजना के तहत 2 सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। आरोप है कि नीतू भार्गव ने मजदूरों को मशीनी कार्य के भुगतान के लिए पहले भी 30,000 रुपए लिए थे। इसके बाद एक बार फिर 50,000 रुपए की मांग कर रही थी। वैभव इससे पहले भी आरोपियों को रिश्वत के 30,000 रुपए दे चुका है। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ पहले पुलिस फरियादी के साथ गुरुवार को आरोपी के घर पहुंची थी, लेकिन विनय ने वैभव को करोंद चौराहा आने को कहा। आशाराम को आज राजस्थान हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई। आशाराम को अब जोधपुर जेल में ही आयुर्वेद डॉक्टर से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को उसके पुत्र नारायण साईं की याचिका पर यह फैसला दिया। अब प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर राघव रमन कुट्टी आशाराम का इलाज करेंगे। आशाराम के पुत्र नारायण साईं की तरफ से आशाराम के आयुर्वेद से इलाज कराने की एक याचिका पहले से दायर कर रखी थी। आज इस याचिका की सुनवाई के दौरान नारायण साईं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील संजीव पुनालेकर ने कहा कि इस याचिका का फैसला आने में विलंब होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि आशाराम को जेल में ही डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी से इलाज की अनुमति प्रदान कर दी जाए, ताकि समय रहते आशाराम का इलाज शुरू हो सके। सरकारी वकील ने भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। न्यायाधीश PS भाटी ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला दिया कि डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी जोधपुर जेल में ही आकर आशाराम का इलाज कर सकते हैं। जेल में आने से पूर्व उन्हें अपनी पहचान से जुड़े सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का आशाराम की सजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी सजा पूर्व के समान जारी रहेगी। पटना में गुरुवार के दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम था, लेकिन अधिक आर्द्रता और नमी से उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। यह स्थिति 9 जुलाई तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह का मौसम बारिश के लिए अनुकूल है। धूप और नमी से निर्माण होने वाले समन्वय बादलों से बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी हिस्से के मानसून सक्रिय है। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रक रेखा गुजर रही है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार तक साइक्लोन सर्किल का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर बिहार के 19 जिलों में गरज वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, हाजीपुर, भागलपुर सहित 19 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात और 10 mm तक बारिश होने की आसार है। पटना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आर्द्रता 91% है। रायपुर शहर में बुधवार रात लगभग 1 बजे फिल्मी अंदाज में लड़कियों की दादागिरी का वीडियो सामने आया है। इन 2 लड़कियों ने अपने 2 बदमाश साथियों के साथ मिलकर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को घेरा और उसके साथ मारपीट की। लड़कियों के साथ आए लड़के चाकू चला रहे थे और लड़कियां इशारे से कह रही थी कि मारो और मारो। पीड़ित कर्मचारी के मुताबिक वे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। मना करने पर हमला कर दिया। घटना तेलंगाना के जय जवान पेट्रोल पंप की है। यहां काम करने वाले सचिन मिश्रा नाम के कर्मचारी पर जानलेवा हमला शॉर्ट ड्रेस पहनकर पहुंची लड़की के साथियों ने किया। इस मामले में अब गुरुवार को पुलिस ने 2 लड़कियों को इनके साथ एक साथी को हिरासत में लिया है। इनके पूछताछ जारी है। एक खबर यह भी है कि इन लड़कियों ने 5 दिन पहले रायपुर के MG रोड स्थित अशोक बार रेस्टोरेंट में भी घुसकर हंगामा किया था। शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की के गैंग का शिकार हुए सचिन मिश्रा ने बताया कि रात के लगभग 1 बजे के आसपास 2 लड़कियां
पंप पर आई, मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पंप पर हमारे भाई के साथ मारपीट की गई है, किसने उसे मारा, उसे हमारे सामने लेकर आओ। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर जिलों में जाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय उनके प्रदेशव्यापी दौरे की एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का जोर विकास कार्यों के निरीक्षण और लोगों से संवाद पर होगा। छत्तीसगढ़ के कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, पिछले 15 दिनों से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों के साथ विभागों की समीक्षा की है। आज आखिरी समीक्षा थी, वह भी हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री का प्रदेशव्यापी दौरा अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार के जनता तक पहुंचने की लगातार चल रही प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं की निगरानी, मौके पर समीक्षा और उसके अधिक क्या किया जा सकता है, यह चाहते हैं। रविंद्र चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि सरकार लोगों तक पहुंचे। यह दौरा कब से शुरू होगा अभी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार के सभी विभागों को तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री के प्रवास का पूरा खाका सामने होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले दिसंबर 2020 से जनवरी तक प्रदेश के दौरे पर निकले थे। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुका आदमखोर तेंदुए को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती था। वह अब तक 7 लोगों की जान ले चुका था, कई लोगों को घायल कर चुका था। पूरा इलाका दहशत में था। लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। खौफ ऐसा था कि बच्चों को हो या बुजुर्ग सिर्फ ये कहते रहते थे कि कब आ जाए। अफवाहों का दौर भी चलता रहता था। वन विभाग लगातार प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा। तेंदुआ इतना चालाक था कि सीसीटीवी में भी ट्रैक नहीं हो रहा था। ऐसे में वन विभाग उसका एनकाउंटर का प्लान कर रहे थे, लेकिन टीम ने यह सोच लिया कि वह ऐसा नहीं करेंगे, जिंदा पकड़ेंगे। करीब 20 दिन तक इसको लेकर कई बार प्लानिंग की गई और गुरुवार सुबह आखिर वन पकड़ में आ गया। तेंदुआ ने पिछले 3 महीने से अरावली की पर्वत श्रृंखला से सटे गांवों में उत्पात मचा रखा था। इस दौरान तेंदुआ इंसानों को भी अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों ने कि तेंदुए को पकड़ने के लिए विरोध शुरू कर दिया था। डीएफओ मुकेश सैनी ने बताया कि वन्यजीवियों के साथ मेरा अनुभव काफी पुराना है, लेकिन इस बार अरावली वन क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो आज के समाचार में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।